हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर में। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी मॉक टेस्ट पार्ट 10 और हम कवर करेंगे अगले 25 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 226 से क्वेश्चन नंबर 250। ये क्वेश्चन उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देंगे, साथ ही साथ क्रेट, नेट, JRF, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, आने वाले समय में और भी वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 226 क्वेश्चन है हमारा, Before submitting your dissertation, you should ensure that डिसर्टेशन सबमिट करने से पहले हमें क्या इंश्योर करने की जरूरत है। पहला ऑप्शन, योर राइटिंग इज फ्री ऑफ रेसिस्ट एंड डिसेबलिस्ट लैंग्वेज। दूसरा, अदर पीपल हैव रीड योर फाइनल ड्राफ्ट। तीसरा, यू हैव प्रूफ रीड इट थॉरली। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब हम डिसर्टेशन अपना जमा करते हैं, एक हिसाब से हम बोलें कि थीसिस जब हम जमा करते हैं तो जमा करने से पहले हमें यह इंश्योर करना है कि जिस भाषा का हमने प्रयोग किया है, जो लैंग्वेज हमने लिखा है और जिस लैंग्वेज का हमने इस्तेमाल किया है, वो रेसिस्ट और डिसेबलिस्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाषा की अच्छी खासी जानकारी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, और आपने उसको अच्छी तरीके से उपयोग किया है अपने डिसर्टेशन में। दूसरा कह रहे हैं, अदर पीपल हैव रीड योर फाइनल ड्राफ्ट। कुछ लोगों ने आपके फाइनल ड्राफ्ट पढ़े हैं और उन्होंने कुछ शॉर्टकमिंग्स। देखिए, हम जब भी रिसर्च करते हैं ना, मैंने भी रिसर्च की, तो हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरूर बताता है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने नॉलेज के हिसाब से जरूर बताता है, जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, जो रिसर्च करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से जाकर के मिलते हैं और अपना जो वर्क है वो उन्हें दिखाते हैं, तो वो हमें कुछ बताते हैं कि इसको अगर आप ऐसे कर लीजिएगा तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो एक रिसर्चर यहां से भी बहुत सारी चीजें सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही है कि अदर पीपल हैव रीड योर फाइनल ड्राफ्ट। तीसरा कह रहे हैं, यू हैव प्रूफ रीड इट थॉरली। आपने उसको प्रूफ रीड किया है थॉरली, मतलब आपने पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक आपने एक एक बारीक बारीक छोटी छोटी चीज पूरी तरीके से प्रूफ रीड की है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें करना बहुत जरूरी है एक रिसर्चर को अपने डिसर्टेशन सबमिट करने से पहले। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेरी है ना, उसे हम फुलफिल करें, उसे क्लियर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज रेयरली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च बिकॉज। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में रेयरली इस्तेमाल की जाती है। कारण इसके पीछे, पहला, qualitative researchers are not trained in statistics। दूसरा, it is very old fashioned। तीसरा, it is often not feasible। चौथा, research questions are more important than sampling। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, probability sampling is rarely used in qualitative research because it is often not feasible। ऑप्शन सी is the correct answer for the given question, ठीक है। it is often not feasible, प्रॉब्लम होती है उसको इस्तेमाल करने में, और उसका जो रिजल्ट है वो भी, पहली बात तो प्रॉब्लम ही होती है, हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है। और समहाउ अगर हम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है, पहली बात आप यही मान लो कि हम उसे यूज ही नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्वालिटेटिव रिसर्च में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन है हमारा, द टू लेवल्स ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड बाय सैवेज एट ऑल। 2005 में जो दो लेवल सैम्पलिंग यूज की थी फॉर द मैनचेस्टर स्टडी वर, जो दो लेवल की सैम्पलिंग इस्तेमाल की थी सैवेज एट ऑल ने 2005 में। सैवेज एट ऑल का मतलब ये होता है, एट ऑल शब्द का मतलब ये होता है कि दो से ज्यादा ऑथर्स हैं। हम सबका नाम नहीं बता सकते तो हम एट ऑल लिखते हैं। ये आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पढ़ा होगा। जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो अगर हमने किसी का जर्नल लिया जहां से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है। तो जब हम उनका नाम लिखते हैं तो पूरा नाम नहीं लिखते। अगर 8-10 लोग हैं या 4-5 लोग हैं तो हम एक का नाम लिखते हैं और आगे लिख देते हैं एट ऑल और ईयर लिख देते हैं। इन्होंने बोला जो टू लेवल ऑफ सैम्पलिंग है जो इस्तेमाल किया जाता है सैवेज एट ऑल 2005 में, यूज्ड बाय सैवेज एट ऑल इन 2005 फॉर द मैनचेस्टर स्टडी वेयर, वो कौन से दो हैं।
पहला ऑप्शन रैंडम एंड पर्पसिव, दूसरा कन्वीनियंस एंड स्नोबॉल, तीसरा स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल, और चौथा कॉन्टेक्स्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टू लेवल्स ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड बाय सैवेज एट ऑल 2005 फॉर द मैनचेस्टर स्टडी वेयर कॉन्टेक्स्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग। इनमें से कौन सा पर्पसिव सैम्पलिंग का टाइप नहीं है? इनमें से कौन सा पर्पसिव सैम्पलिंग का टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ अ पर्पसिव सैम्पलिंग? ठीक है, पहला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा ऑप्शन डेविएंट केस सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन थियोरेटिकल सैम्पलिंग, और चौथा स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A, probability sampling is not a type of purposive sampling. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन है हमारा द मिनिमम सैंपल साइज फॉर क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग इज। जो मिनिमम सैंपल साइज चाहिए क्वालिटेटिव इंटरव्यू करने के लिए वो कितना चाहिए? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 31, तीसरा ऑप्शन 60, और चौथा ऑप्शन इट्स हार्ड टू से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मिनिमम सैंपल साइज फॉर क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग इज इट इज हार्ड टू से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231। क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज एन एथनोग्राफिक स्टडी अनलाइकली टू यूज अ प्रोबेबिलिटी सैंपल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एथनोग्राफिक स्टडी में हम प्रोबेबिलिटी सैंपल क्यों नहीं चूज करते या सेलेक्ट करते? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बिकॉज द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ द जनरलाइजेशन, दूसरा बिकॉज द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल हु इज विलिंग टू टॉक टू देम, तीसरा बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ सैंपल फ्रेम, चौथा ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों बेसिक रीजंस हैं जिस वजह से प्रोबेबिलिटी सैंपल हम एथनोग्राफिक स्टडी में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन है हमारा अपार्ट फ्रॉम पीपल व्हाट एल्स कैन पर्पसिव सैंपलिंग बी यूज्ड फॉर। ठीक है, लोगों को छोड़ करके अपार्ट फ्रॉम पीपल हम पर्पसिव सैंपलिंग कहां प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स, दूसरा ऑप्शन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, तीसरा ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अपार्ट फ्रॉम पीपल वी कैन यूज पर्पसिव सैंपलिंग इन डॉक्यूमेंट्स, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 233। क्वेश्चन है हमारा व्हाट कैन बी जनरलाइज्ड फ्रॉम अ पर्पसिव सैंपल। हम एक पर्पसिव सैंपल से क्या जनरलाइज कर सकते हैं? ठीक है, क्या करते हैं बेसिकली? पहला दैट द फाइंडिंग आर ट्रू फॉर ब्रॉडली सिमिलर केसेस, दूसरा दैट द फाइंडिंग्स आर ट्रू फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, तीसरा दैट द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर पीपल हु आर द ऑपोजिट ऑफ दोज इन द सैंपल, चौथा that purposive sampling is better than probability sampling. इस क्वेश्चन का सही आंसर है what can be generalized from a purposive sample? It is that the finding are true but broadly similar cases. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन है हमारा which of the following is a problem associated with survey research? इनमें से कौन सी एक प्रॉब्लम है जो सर्वे रिसर्च से एसोसिएटेड है, मिली जुली है? ठीक है, पहला ऑप्शन द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा द प्रॉब्लम ऑफ गोइंग नेटिव, तीसरा द प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन, चौथा द प्रॉब्लम ऑफ रॉबर्ट्सनेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन is a problem associated with survey research. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। क्वेश्चन है हमारा द की एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ओवर सर्वे रिसर्च इज दैट
जो की एडवांटेज है ना स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का सर्वे रिसर्च पे, वो क्या है? पहला ऑप्शन, इट डज नॉट रिलाई ऑन द रिसर्चर्स एबिलिटी टू टेक नोट्स। दूसरा, द रिसर्चर इज इमर्स्ड एज अ पार्टिसिपेंट इन द फील्ड दे आर स्टडीइंग। तीसरा, इट डज नॉट इम्पोज एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर ऑन द रिस्पोंडेंट्स। और चौथा, इट अलाउज यू टू ऑब्जर्व पीपल्स बिहेवियर डायरेक्टली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द की एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ओवर सर्वे रिसर्च इज दैट इट अलाउज यू टू ऑब्जर्व पीपल्स बिहेवियर डायरेक्टली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन है हमारा, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज अ प्रोबेबिलिटी सैंपल टू ऑब्जर्व बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस बिकॉज। ठीक है, इन्होंने बोला कि इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज प्रोबेबिलिटी सैंपल, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम प्रोबेबिलिटी सैंपल को प्रयोग करें ताकि हम पब्लिक प्लेसेस पे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें। रीजन इसके पीछे क्या है? ठीक है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज अ प्रोबेबिलिटी सैंपल टू ऑब्जर्व बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस बिकॉज वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द फाइंडिंग्स ऑफ सच स्टडीज आर नॉट इंटेंडेड टू हैव एक्सटर्नल वैलिडिटी। दूसरा, इट इज नॉट feasible टू कॉन्ट्रैक्ट अ सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ इंटरैक्शंस। तीसरा, it is difficult to gain access to such social settings। और चौथा, researchers prefer not to use random sample whenever possible। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, it is not possible to use a probability sample to observe behavior in the public places because it is not feasible to construct a sampling frame of interactions। Option B is the correct answer for the given question। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इनमें से कौन सा इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में? पहला ऑप्शन फोकल सैम्पलिंग, दूसरा ऑप्शन स्कैन सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन इमोशनल सैम्पलिंग और चौथा ऑप्शन बिहेवियरल सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इमोशनल सैम्पलिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफन लेवल्ड एट स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर ज्यादातर समय एक जो क्रिटिसिज्म लगाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन, it does not allow us to impose any framework on the social setting। दूसरा, it only generates a small amount of data। तीसरा, it is unethical to observe people without an observation schedule। और चौथा, it does not allow us to understand the intentions behind behavior। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, one of the criticism often leveled at structured observation is that it does not allow us to understand the intentions behind behavior। Option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन है हमारा, what is a research design। एक रिसर्च डिजाइन क्या होता है? हमारा पहला ऑप्शन है, a way of conducting research that is not grounded in theory। दूसरा, the choice between using qualitative or quantitative methods। तीसरा, the style in which you present your research findings, example a graph। और चौथा, a framework for every stage of the collection and analysis of data। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, रिसर्च डिजाइन का एक हिसाब से मतलब ही यही होता है, या आप कह लो डेफिनेशन नहीं कह सकते, मतलब मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन यही होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बोल रहे हैं कि अ रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, क्वेश्चन है हमारा, इफ अ स्टडी इज रिलायबल दिस मीन्स दैट। एक स्टडी अगर रिलायबल है तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, इट वॉज कंडक्टेड बाय अ रेप्यूटेबल रिसर्चर हु कैन बी ट्रस्टेड। दूसरा, the measures devised for concepts are stable on different occasions। तीसरा, the findings can be generalized to other social settings। और चौथा, the methods are stated clearly enough for the research to be replicated। ठीक है,
इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ अ स्टडी इज रिलायबल दिस मीन्स दैट the measures devised for concepts are stable on different occasions. Option B is the correct answer for the given question. अगर कोई स्टडी रिलायबल है तो इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ या मतलब यह है कि जो मेजर्स, जो कॉन्सेप्ट्स जो इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत स्टेबल हैं अलग अलग ओकेशंस पे. ठीक है, उन्हें हम अलग अलग ओकेशंस पे उपयोग कर सकते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बोला जा रहा है द मेजर्स devised for concepts are stable on different occasions. Option B is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241. क्वेश्चन है हमारा, इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज. एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन, द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड. दूसरा, the one that is manipulated in order to observe any effects on the other. तीसरा, a measure of the extent to which personal values affect the research. और चौथा, an ambiguous concept whose meaning depends on how it is defined. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, in an experimental design the dependent variable is the one that is not manipulated and in which any changes are observed. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242. क्वेश्चन है हमारा, what is a cross sectional design? एक क्रॉस सेक्शनल डिजाइन हम किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन, a study of one particular section of society, example the middle class. दूसरा, one that is devised when the researcher is in a bad mood. तीसरा, the collection of data from more than one case at one moment in time. और चौथा, a comparison of two or more variables over a long period of time. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, the cross sectional design is the collection of data from more than one case at one moment in time. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243. क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जांपल ऑफ. जो क्रॉस कल्चरल स्टडीज है वो इनमें से किस डिजाइन का एक एग्जांपल है? पहला ऑप्शन, केस स्टडी डिजाइन. दूसरा, कंपैरेटिव डिजाइन. तीसरा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. चौथा, लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जांपल ऑफ comparative design. Option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244. क्वेश्चन है हमारा, what is a grand theory? सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रैंड थ्योरी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा, one that has proposed by one of the major theorists in the sociological tradition. दूसरा, one that is highly abstract and makes broad generalizations about the social world. तीसरा, an intermediate level of explanation of observed regularities. और चौथा, a particularly satisfactory theory that makes the researcher feel happy. ठीक है, तो ग्रैंड थ्योरी की परिभाषा क्या है, मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. ग्रैंड थ्योरी का मतलब होता है वन दैट इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड मेक्स ब्रॉड जनरलाइजेशंस अबाउट द सोशल वर्ल्ड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245. क्वेश्चन है हमारा, An inductive theory is one that. एक इंडक्टिव थ्योरी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन, involves testing an explicitly defined hypothesis. दूसरा, does not allow for finding to feedback into the stock of knowledge. तीसरा, uses quantitative methods whenever possible. और चौथा, allows theory to emerge out of data. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, an inductive theory is one that allows theory to emerge out of data. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246. क्वेश्चन है हमारा, the qualitative research strategy places a value on. जो qualitative research strategy है ना, वो किस चीज पे वैल्यू पुट अप करती है? ठीक है, places a value on. We have four options. पहला ऑप्शन है हमारा, using numbers, measurements and statistical techniques. दूसरा, generating theories through inductive research about social meaning. तीसरा, conducting research that is of a very high quality. और चौथा, all of the above.
इस क्वेश्चन का सही आंसर है द क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी प्लेसेस अ वैल्यू ऑन जनरेटिंग थ्योरीज थ्रू इंडक्टिव रिसर्च अबाउट सोशल मीनिंग्स। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी किस चीज के ऊपर वैल्यू प्लेस करता है? वो प्लेस करता है जनरेटिंग थ्योरीज थ्रू इंडक्टिव रिसर्च अबाउट सोशल मीनिंग्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247, क्वेश्चन है हमारा an important practical issue to consider when designing a research project is, एक important practical issue जो हमें consider करना पड़ता है जब भी हम research project डिजाइन करते हैं, वो कौन सा है? We have 4 options. पहला ऑप्शन, which theoretical perspective you find most interesting. दूसरा, whether or not you have time to retile the bathroom first. तीसरा, how much time and money you have to conduct the research. और चौथा, which color of ring binder to present your work in. मतलब आप समझ रहे हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल दिया है? ये रिंग बाइंडर समझ रहे हैं आप? ये चौथा कह रहा है कि जो भी आपने स्पाइरल बाइंडिंग की है तो किस कलर का रिंग होगा आपके बाइंडिंग में, ये ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने बोला कि एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल इशू आता है टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग अ रिसर्च, जब भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज आती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू होता है क्या आता है? दैट इज हाउ मच टाइम एंड मनी यू हैव टू कंडक्ट द रिसर्च। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248, क्वेश्चन है हमारा यू कैन मैनेज योर टाइम एंड रिसोर्सेज बेस्ट बाय। हम अपना समय और रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज कर सकते हैं कैसे? पहला, वर्किंग आउट अ टाइम टेबल। दूसरा, फाइंडिंग आउट वेदर रिसोर्सेज आर रेडिली अवेलेबल टू यू। तीसरा, कैलकुलेटिंग अ बजट फॉर लाइकली एक्सपेंडिचर। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हम सारी चीजें लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249, क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन यू टेल इफ योर रिसर्च क्वेश्चन आर रियली गुड। हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन बहुत है, अच्छा है? पहला ऑप्शन, if they guide your literature search. दूसरा, if they are linked together to help you construct a coherent argument. तीसरा, if they force you to narrow the scope of your research. और चौथा, all of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, क्वेश्चन है हमारा Which of the following should be included in research proposal? इनमें से कौन सी चीज को हमें रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड करना चाहिए? ठीक है, या इंक्लूड होता भी है। पहला ऑप्शन, योर एकेडमिक स्टेटस एंड एक्सपीरियंस। दूसरा, द डिफिकल्टीज यू एनकाउंटर विथ योर प्रीवियस रीडिंग ऑन द टॉपिक। तीसरा, योर चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड रीजंस फॉर चूजिंग देम। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए जब भी हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, मतलब जो भी हमारा डिसर्टेशन या थीसिस होता है, जब भी उसमें हम चैप्टराइजेशन करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर रिसर्च मेथडोलॉजी, और उसे इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है, जहां पे हम बताते हैं योर चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड रीजंस फॉर चूजिंग देम। ठीक है, रिसर्च मेथड कौन कौन सा और उसे क्यों चूज किया ये भी हमें वहां पे बताना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए जो पूरी की पूरी रिसर्च है ना, वो पूरी की पूरी एक हिसाब से जो भी हम लिखेंगे उसका जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ेगा। आप अगर अ लिख रहे हो तो अ का जस्टिफिकेशन, द लिख रहे हो द को जस्टिफाई करना है। आप जो भी लिखोगे उसको जस्टिफाई करना है। आपको हर एक सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। दिस इज योर रिसर्च। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। मुझे बेहद खुशी होगी आपके सवालों का उत्तर देने में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड डे, गुड लक, टाटा।